बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अक्टूबर पीर की सुबह है और 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं और ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो आप हमें वीलॉग्स के इख्तिताम के ऊपर कमेंट्स में मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं या अपने तबसरे करते हैं, तो उनसे जो सवालात जन्म लेते हैं या आप बराह रास्त हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं, ये चारों इश्यूज़ उनके गिर्द घूमते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के बारे में कि इनके ऊपर क्या एतमाद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बहुत से रिमार्क्स, कमेंट्स इस किस्म के आ रहे हैं कि ये कब्ल अज़ वक़्त है कि उनके ऊपर एतमाद किया जाए, उनको पहले अमली इक़दामात उठाने चाहिए, उनकी तारीफ़ इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जैसे माज़ी के अंदर भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ़ की जा रही थी। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने और जो उन्होंने अमली तौर के ऊपर जब फ़ैसले किए, इक़दामात उठाए, तो फिर आज जिस नौबत पे वो पहुँचे हैं या जो उस वक़्त उनकी तारीफ़ कर रहे थे, आज वो जिस हाल के अंदर हैं शर्मिंदगी के, तो वो चीज़ें दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। तो इससे एक तो ये बड़ा अहम मामला है। एक मामला जो है कि वो जो इस वक़्त हमने गुज़श्ता वीलॉग में बात की थी कि इस्लामाबाद के 3 हलके या इवन पंजाब के अंदर जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मामलात हैं, अगर वो खुलते हैं तो क्या बात होती है और क्या नहीं होता। तो उसमें एक सवाल ये पूछा जा रहा है जी कि अभी तो फॉर्म 45 की बजाय गवर्नमेंट जो है, और इवन काज़ी फ़ैसल साहब ने भी कहा था जी, जब बैलेट पेपर खुल जाए तो फिर फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं होती। और गवर्नमेंट ने एज़ पर फॉर्म 47 जो है कि तमाम जगहों के ऊपर थैले खोलकर बैलेट पेपर्स जो है कि एज अकॉर्डिंगली टू द रिजल्ट अनाउंस्ड बाय ऑन द फॉर्म 47 जो है कि उन्होंने अपने पेपर तैयार कर लिए हैं। और वो बैलेट पेपर अगर आप वो चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर आते हैं और साबित कर देते हैं कि जनाब गिनती तो पूरी है, तो फिर इन नताइज का क्या होगा? एक ये सवाल बड़ा अहम है जो पूछा जा रहा है, तो उस पे कानून क्या कहता है और जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या कहती हैं? इस हवाले से बात करेंगे। फिर जो है कि ये एक पूछा गया, खुबैब जिलानी साहब ने पूछा था कि जी कि एजाज अहसन साहब के इस्तीफे की क्या वजह बनी थी और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मंजूर अहमद जान साहब बड़े रेगुलर हमारे सुनने वाले, देखने वाले हैं और फीडबैक रेगुलर देते हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल में मिस्टर डेंटोनिक को जूते पहनने के एक वाक़े का इशारा किया और पूछा है कि जनाब क्या मामला है? तो ये चीज़ें। और फिर दूसरा एक और बड़ा अहम सवाल जो है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के एहतसाब के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है और ये कि इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है। जहाँ तक जस्टिस ये अफरीदी साहब के बारे में और उनके बारे में चीज़ें, सबसे ज़्यादा सवाल जो है इस बारे में पूछे जा रहे हैं और इसमें इमरान सादिक साहब भी हैं, मंजूर अहमद जान साहब भी हैं, अली ख़ान भी हैं, मोहम्मद अकरम हैं, फरजाना तजम्मुल हैं, अमजद महमूद हैं और जावेद ख़ान हैं। इन्होंने सब ने आलमोस्ट एक किस्म के मिलते-जुलते जो रिमार्क्स और कमेंट्स किए हैं जी कि हमें इस तकर्री के ऊपर या उनके पहले दिन के इक़दामात के या ऐलानात के ऊपर जो है कि वो खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए, बड़ी-बड़ी तवक्कुआत नहीं बाँधनी चाहिए। और बदकिस्मती से हम इतनी बार डसे गए हैं, एक बार नहीं कई बार डसे गए हैं, तो इसलिए जो है कि इस किस्म के रिमार्क्स हमारे सामने ये आ रहे हैं। लेकिन जिस किस्म के माहौल में हम हैं, नंबर 1 और नंबर 2, अभी जो काज़ी फ़ाइज़ साहब पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ इक़दामात कर रहे थे प्रैक्टिकली, और गवर्नमेंट और काज़ी साहब मिल के जो कर रहे थे, उस तनाज़ुर में अगर हम देखें, ये जो 4 अहम डिसीजंस पहले दिन जो है कि यहिया अफरीदी साहब ने लिए। बाय द वे अभी जो है कि एक कमेंट था ग़ालिबन मंजूर अहमद जान साहब का था कि जो बंदा अपनी बारी से पहले बारी ले ले तो वो बासर शख्सियात से मिलकर जो है कि मुकम्मल कंप्रोमाइज़ होकर आया होता है। तो इसलिए शुरू में ये ट्रॉफी ड्रामे करके जो है कि वो धोखा दिया जा सकता है, या ये बात है। तो इस तबसरे में यकीनी तौर के ऊपर वज़न है और इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर बाईपास करके आएँगे तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा। लेकिन जहाँ तक यहिया अफरीदी साहब का तल्लुक है, तो इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े ज़िम्मेदारान लोग जो हैं कि उनका ये ख़्याल है और हुकूमत के अंदर ये ख़्याल था कि हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स ये थी कि यहिया अफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो यहिया अफरीदी साहब अपनी निजी महफ़िल के अंदर और अपने साथी जजेस के साथ बैठकर वो ये ऐलान कर चुके थे कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि वो बाईपास करके जो है कि ओहदा कबूल करेंगे, वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और इसीलिए आपको जो पहला ड्राफ्ट अगर आप देखें इस आईनी मसवदे का, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि अगर तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनाया जाता है और वो इनकार कर देते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा उसको शामिल किया जाएगा और उसको कहा जाएगा। तो वो तो अमीनुद्दीन साहब थे। तो गवर्नमेंट का प्लान तो ये था, लेकिन ये जो जजेस कॉलोनी के अंदर
जजेस ने, और ग़ालिबन 10 के करीब जजेस कहा जाता है कि उन्होंने जस्टिस ये अफरीदी साहब से मुलाकात की और उनको कन्विंस किया कि नहीं, इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के अंदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो गवर्नमेंट का प्लान है या उन ताकतों का प्लान है जो हुकूमत के पीछे हैं और जो अदलिया को सरनगू करना चाहती हैं, मजबूर करना चाहती हैं कि उसके अंदर अपनी इंटरफेरेंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं, वो जो है कि कामयाब हो जाएंगे। तो उनको नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप, कोई मसला नहीं है, इसको कबूल कर लें इस ऑफ़र को। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की कंसर्न भी शामिल थी। कोई मसला नहीं है कि आप ऐसा कर लें। ऐसा करने से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि पहला जो बंद बांधा जाएगा कि वहाँ पे अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही थी उसको रोक लिया जाएगा। उसके बाद फिर फुल कोर्ट बैठकर जो है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो सदारती हुक्मनामा जारी हुआ, उस हुक्मनामे के जारी होने के बाद जो कमेटी की तश्कील न हुई, फिर बेंचों की तश्कील हुई और फिर वो जो सारा ड्रामा हुआ, उसको जो है कि रिकवर करने की कोशिश की जाएगी और फुल कोर्ट बैठकर जो है कि फिर चाहे वो 26वीं तरमीम जिस शेप में भी होती है, उस सारे का एनालिसिस करके और उसका जो रैशनल देख के जो है कि उसके ऊपर फैसला किया जा सकेगा। तो पहला स्टेप ये है। तो वो जो कन्विंस किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये ओहदा संभाला, तो इसलिए वो ये जो तासुर बनता है कि शायद वो बखुशी उन्होंने कबूल किया, मेरा ख्याल है बखुशी उन्होंने कबूल नहीं किया, एज ए चैलेंज उन्होंने कबूल किया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे लोगों की राय है कि मुमकिन है कि वो 26वीं तरमीम और ये जो बेसिक क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इस वक्त बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, और जो पिटिशंस आ रही हैं, इन सवालों को एड्रेस करने के बाद और इनका फैसला जो होगा हतमी, उस फैसले के नतीजे में मुमकिन है कि ये अफरीदी साहब जो है कि वो स्टेप डाउन कर जाएं और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है कि वो जो सीनियर मोस्ट क्राइटेरिया था इससे पहले आइन के मुताबिक, उनके नाम के ऊपर कुरा आ जाए। इस किस्म के इम्कानात के ऊपर अभी भी बड़े संजीदा हल्के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो पहले दिन कदम लिए हैं उन्होंने, कि सबसे पहला मैसेज जो है वो 3 रुकनी कमेटी बना के उस तासुर को ख़त्म किया गया कि जनाब अच्छा जी, ये सदारती हुक्मनामा जायज़ था और काजी साहब ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, नहीं, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। फिर दूसरा, हुकूमत का ख्याल ये है कि सीनियर मोस्ट जो सीनियरिटी है वो चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वहाँ से शुरू होती है, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंतखिल, और ये दोनों जो है कि ये सुपरसीड हो गया। तो अब जो है ये किसी खाते में नहीं है, ये इस्तीफे दें और घर जाएं। ये कंपेन भी बाकायदा शुरू की जा रही है। तो इसलिए ये जो मामलात हैं, इसमें एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरा जो है कि देखें, सबसे पहले फुल कोर्ट बुलाया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि तमाम जजेस को बिठा के उनकी राय लेके, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त देखें, जो इसकी 16 जजेस हैं, 2 एडहॉक जजेस हैं, और इन 16 जजेस के अंदर जिन पे हुकूमत आंखें बंद करके एतबार कर सकती है वो 3 जजेस हैं सिर्फ। बाकी 13 जजेस जो हैं, उनमें से 12 जजेस जो हैं कि वो यही अफरीदी साहब को, बल्कि 13 के 13 मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। एक साहब जो है कि हुकूमत का ख्याल है कि 50-50 वो उनकी तरफ हैं या वो उनके नज़रियात के मुखालिफ हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद है तो फिर डेफिनेटली फैसले वही होंगे जो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के खतूत और जो बाकी तमाम ओपन कोर्ट के अंदर जो इन जजेस की आरा थी इस वक्त इंसानी हकूक के हवाले से या तमाम मामलात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये देखा जा सकता है। तीसरी चीज़ जो है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस का इजलास बुलाना। अब ये जो चीज़ें हैं, जजेस के इजलास में 2 मैसेजेस हैं। एक मैसेज तो ये है कि जनाब मुरवजा कानून है इंसदादी दहशतगर्दी का, उसके मुताबिक तो 1.5 से 2 महीनों के अंदर आपको तमाम चलान पेश करने हैं और कार्रवाई शुरू करनी है और फैसले देने हैं। आप तो 1.5 से 2 साल हो गए हैं कि यहाँ चलान ही नहीं पेश हुए, इसलिए कि सबूत ही नहीं है, और इसलिए कि उसके पीछे जो जिन्होंने सारे मुकदमात बनाए हैं वो चाहते हैं कि चलान पेश ही ना हो, लोगों को सिर्फ जेलों में रखना है, कैद रखना है, उनको रिहा नहीं होने देना। तो इसमें अगर जो इजलास बुलाया जा रहा है और अगर उनको डायरेक्शन दी जाती है कि जनाब आपने, अगर ये अभी तक नहीं हुआ तो कानून के मुताबिक तो फिर आपने या तो इनको डिस्चार्ज करें या इनको ख़त्म करें या उनसे सबूत मांग के उनको सजाएं दें अगर वो मुजरिम है, मुल्जिम है और ठोस शवाहिद हैं, तो ये अगर डायरेक्शन जाती है तो अगले 1-1.5 माह के अंदर इन अदालतों के तमाम केसेस निपटाने पड़ेंगे, और निपटाने पड़ेंगे। अगर सबूत जिनके पास है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने आग लगाई, जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की, दहशतगर्दी फैलाई, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि उनको छोड़ा जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो सैकड़ों हज़ारों लोग पड़े हुए हैं 1-1, 2-2 साल से जेल में, तो उनकी रिहाई के परवाने फिर जारी होंगे। तो इस एतबार से भी ये भी हुकूमत को मामला खटकता है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये तो अदलिया के अंदर जो बेशुमार शिकायत मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन 3 जजों के ऊपर हुकूमत आंख बंद करके एतबार करती है, उनमें से 2 जजेस जो हैं कि वो उनके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं तहरीरी तौर के ऊपर उनके सबूत मौजूद हैं कि वो
اکسا رہے ہیں حکومت کو، اداروں کو، جی کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کریں، تو یہ معاملہ. اور پھر اب ہائی کورٹس کے اندر بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں، حکومت نے پہلے بھی آپ کے ادھر ریفرنس بھیجے ہوئے ہیں، وکلا کے ریفرنس بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس کو جو بھی سارٹ آؤٹ کرنا. تو اگر آپ ان 3-4 چیزوں کو دیکھیں تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ حکومت کو بھی فیور جا سکتی ہے، دوسرے فریق کو بھی فیور جا سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں کچھ ایک سمت کا نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ رائٹ سمت کے اندر سٹیپ اٹھائے گئے ہیں. اب ان سٹیپ اٹھانے کے بعد عملی طور کے اوپر کیا اقدامات ہوتے ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں کہ وہ فیصلے آتے ہیں، تو وہ آج جب 1 بجے اجلاس ہوگا فل کورٹ کا، اور اس کے بعد جب شام کے اندر اس کا اعلامیہ آئے گا، تو اس سے چیزیں بڑی واضح کلیئر ہو جائیں گی کہ اب ڈائریکشن جا کس طرف رہی ہے. تو یہ اعلامیہ جو ہے آج اس چیز کا، یہ سمت کا تعین کرے گا کہ سپریم کورٹ نے کس طرف جانا ہے، حکومت نے کس طرف جانا ہے. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی لاء کے اندر آپ کو بتایا تھا، حکومت 3-4 قوانین کے اندر ترمیم کی جو ہے کہ وہ آلریڈی پلاننگ کر رہی ہے، اور ایک 27ویں ترمیم لانے کے لیے بھی پلاننگ کر رہی ہے، تاکہ سپریم کورٹ اگر اس سمت پہ جاتی ہے جو حکومت کو خدشہ ہے. ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ شاید وہ راستہ اختیار کرے گی آئین اور قانون کا جو حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، تو اس لیے وہ پہلے سے ہی 3-4 قوانین کے اندر ترامیم لانے کے لیے پیش بندی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہمیشہ بدگمانی نہیں دل میں رکھنی چاہیے. کوئی بھی اچھا قدم اگر اٹھا رہا ہے، اس کی انٹینشنز جو ہیں کہ دل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کا جائزہ لیں، اور پھر جب پریکٹیکلی 1 بائی 1 اس کے اوپر سٹیپس اٹھنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا اس کے اندر کیا خرابی ہے اور کیا اس میں اچھی آئی ہے، کیا خرابی ہے. اس کو جب ہم تجزیہ کریں گے تو پھر خود بخود ہمیں سمت کا اندازہ ہو جائے گا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آج کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.